इस संगोष्ठी में आए सभी सम्माननीय प्रबुद्धगण, मेरे को जो विषय दिया गया वो कार्यपालिका और विधायिका, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट, उनके संबंध में दिया गया। हमको कई बार ये लगता है कि एग्जीक्यूटिव का अर्थ कोई ब्यूरोक्रेसी है। जो संविधान की रचना हमने करी है उसमें एग्जीक्यूटिव के जो हेड हैं वो राष्ट्रपति हैं, वो भी निर्वाचित हैं, उपराष्ट्रपति है, और उनको एड और एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। और इसलिए हम जब कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव विधायिका के प्रति जवाबदेह है, तो वास्तव में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो विधायिका के प्रति जवाबदेह है। जहां तक बाकी प्रशासनिक वर्ग का विषय है, वह सरकार की जो भी नीतियां हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो नीतियां हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए है, उसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए है। ये भी कई बार गलत धारणा है कि जुडिशरी को कोई पावर दे रखी है कि वो हर कानून का इंटरप्रिटेशन करे, और वो कोई लेजिस्लेशन का तीसरा चैम्बर है। क्योंकि आर्टिकल 121 और आर्टिकल 122 में एक बहुत स्पष्ट व्याख्या करी है कि संसद के अंदर चलने वाले जो प्रोसीजरल कार्य हैं उसमें जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती, और जो जुडिशरी के जो उनके निर्णय देने की अपनी प्रक्रिया है, केवल राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय धन्यवाद देने के अलावा, और उस पर भी आगे इंपीचमेंट का प्रोसीजर है, विधायिका दखल नहीं दे सकती। इसलिए जुडिशरी को एक हद तक जो हम लोगों ने स्वतंत्रता दी है वो इसलिए दी है कि ये जो देश है इसमें बहुत तरह की विविधता है, ज्योग्राफिकल है, सोशल है, कल्चरल है, इकोनॉमिकल है। उनमें जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनके इंटरेस्ट जो हैं, उस पे जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके संबंध में सुरक्षा, उनके संबंध में संवैधानिक दायित्वों के लिए विषय को निपटाया जाए, और उसके लिए न्यायपालिका को एक हद तक स्वायत्ता दी है। लेकिन वो कोई कानून बनाने का तीसरा चैम्बर नहीं है कि उनको ये लगे कि अब ये तीसरा कानून हम बनाएंगे। और इसलिए कई बार अगर जुडिशरी के द्वारा भी कई जगहों पे जो टैक्स इंपोज किया जाता है, एनवायरमेंट कोर्ट्स में जो सेस वगैरह लगाया जाता है, मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि वो सीमा का उल्लंघन है। दे कैन रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट एंड दे कैन आस्क टू पार्लियामेंट दैट यू मेक दिस टाइप ऑफ लॉ, बट दे कैन नॉट मेक ए लॉ। ये उनको अधिकार नहीं है। और इसलिए अब विधायिका और कार्यपालिका का संबंध क्या रहे? जब हम लोगों ने संविधान को बनाया था तब हमने ये कहा था कि हमारे जो संसद के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो निर्भीकता के साथ विषयों को रखें। अब वो निर्भीकता के साथ अपने विषयों, कितना टाइम है? नहीं, आप समय तय कर दीजिए। 10 मिनट्स। आई विल कंप्लीट, सो आई विल कंप्लीट इन 15 मिनट। तो उन्होंने जब हमारे संविधान को बनाया तो विधायिका में हमने माना था कि जो संसद में चुनकर प्रतिनिधि आएंगे वो निर्भीकता से अपनी आवाज को उठाएंगे। लेकिन एक ऐसा दौर भी आया जब विधायिका जोड़ तोड़ का विषय बन गई। जो चुनकर आने लगे वो अपने निहित स्वार्थों के कारण अपनी निष्ठाएं बदलने लगे, और हम लोग दल बदल का कानून लेकर के आ गए, एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर के आ गए। अब उसका एक व्यवहारिक पक्ष देखिए। जो हमने संविधान बनाया तब हमने कहा था कि अगर कोई स्पीकर के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो स्पीकर उस सेशन को प्रिजाइड नहीं करेगा। तो पहले एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था। अब एंटी डिफेक्शन लॉ आने के बाद जैसे ही स्पीकर को हटाने का मोशन भी आएगा तो उन सदस्यों को एंटी डिफेक्शन में निकाल दिया जाएगा। और ये अभी हाल का जो उत्तराखंड और अरुणाचल का जो जजमेंट है, कोर्ट के न्यायालय ने 2 तरह के कॉन्ट्राडिक्ट जजमेंट दिए।
अगर आप वर्तमान में संवैधानिक स्थिति का कोई भी निष्पक्षता से अरुणाचल के स्पीकर के कंडक्ट को पढ़ेगा और उत्तराखंड के स्पीकर के कंडक्ट को पढ़ेगा, नैतिकता तो ये होनी चाहिए कि स्पीकर को पहले ये तय कर लेना चाहिए कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन मेरे खिलाफ आ रहा है तो मैं उसको प्रिजाइड नहीं करूं। मोशन शुरू होने से पहले ही उसने सदस्यों को निकाल दिया। और फाइनेंस बिल जो है, क्योंकि जो संविधान में जो हमने संसद की कार्यवाही और किस प्रकार से चलेगी, तो हमारे संविधान निर्माताओं की बहुत बड़ी दूरदृष्टि थी। फाइनेंस बिल क्या होगा, मनी बिल क्या होगा, उसको बनाने का तरीका क्या होगा, उसको मनी बिल को किस तरीके से घोषित किया जाएगा, ये आर्टिकल 110 से लेकर लगातार स्पष्ट किया है। बाकी जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर है उसको पार्लियामेंट डिसाइड करेगी रूल्स और प्रोसीजर में। अब उसमें चाहे क्वेश्चन आवर हो, उसमें चाहे आपका 193 की चर्चा मांगे, चाहे 184 की चर्चा मांगे, चाहे 267 राज्यसभा के रूल्स में आप सस्पेंशन ऑफ वर्क करना चाहें, चाहे राज्यसभा में आप कोई चर्चा करनी चाहे, अंदर विषयों की चर्चा कैसे होगी उसके संबंध में हाउस निर्धारित करेंगे। लेकिन फाइनेंस बिल, मनी बिल, उसका इंटरप्रिटेशन, उसको पास करने का तरीका, उसके एस्टिमेट करने का तरीका, वो हमने संविधान की मेन बॉडी में लिखा है। क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं को यह पता था कि देश की व्यवस्था संचालन के लिए जो फाइनेंशियल बिल जो चाहिए, जिसके लिए मुख्यतः विधायिका एक तरीके से उत्तरदायी है, उसके संबंध में स्पष्टता रहे। और इसलिए विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों को बनाते समय भी किन किन नियमों के माध्यम से विधायिका कार्यपालिका को उत्तरदायी बना सकती है। और मुझे लगता है कि अब आज के समय में जो भी हम सदन की प्रक्रिया चला रहे हैं, क्योंकि जिस समय 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तब बहुत सारी चीजें आरटीआई के अंतर्गत नहीं थी। आज तो बहुत सारी चीजें आरटीआई के अंतर्गत आ गई हैं। और आरटीआई के अंतर्गत अगर चीजें आ गई हैं हमारे यहाँ पे देश में, तो और कौन से माध्यम है जिससे हम कार्यपालिका को उत्तरदायी बना सकें। जब सदन में कोई प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो कार्यपालिका मतलब मंत्री जवाबदेह होता है उत्तर देने का, उसकी तैयारी जरूर अधिकारी लोग करते हैं, लेकिन अंत में जो जवाबदेही है वो चुनी हुई सरकार की ही है। और इसलिए हमें ब्यूरोक्रेसी में भी ये सोचना होगा कि क्या परंपरागत रूप से सोचने वाली ब्यूरोक्रेसी एक सक्षम कार्यपालिका को इस देश में देने के लिए सक्षम है क्या आज के समय में जिस प्रकार के नया टेक्नोलॉजिकल दुनिया आ रही है, नए वैश्विक विज्ञान के क्षेत्र आ रहे हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, आज आईपीआर रिजीम का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें देश में एक नए सोचने वाले प्रतिभावान ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत है। क्या परंपरागत रूप से आए हुए ब्यूरोक्रेट्स उन समस्याओं को और चुनौतियों को देश की अनुकूलताओं के हिसाब से जवाब देने में सक्षम है क्या वो जो नैतिक प्रतिमान जो 60s और 70s के आईएएस में रहता था, पैसे को लेकर के और बाकी लोगों को जो एक एथिक्स वाले ऑफिसर्स थे, क्या उस प्रकार की ब्यूरोक्रेसी को हम आज के समय में नई चुनौतियों, नए विषयों, नई टेक्नोलॉजी के साथ हम नए तरीके से कैसे समाहित कर सके, जिससे जो मेन एग्जीक्यूटिव है वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सके। ये पहला विषय है। दूसरा, विधायिका के संबंध में मैं भी विषय कहना चाहता हूं कि आपने यूपीए 2 के दौर से विषय उठाया। सरकार जब भी किसी नए विषय और कानून को लेकर के आती है तो नए विषय और कानून को लाने के दो कारण रहते हैं। पहला, समय और परिस्थिति की मांग, और दूसरा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। अब समय और परिस्थिति की मांग, मान लीजिए अपने व्यवस्थागत तरीके से यूपीए के समय में एक बहुत लंबे समय से भ्रष्टाचार का विषय चला और लोगों को लगा कि ये जो वर्तमान व्यवस्था है ये भ्रष्टाचार के विषयों को पूरा नहीं कर सकते, तो लोगों के दबाव में लोकपाल का कानून लेकर के आए। लेकिन आज भारत ने पूरे दुनिया में विकलांगों के लिए एक हमने डिक्लेरेशन 2006 का किया है। तो आज सदन तो अभी चल नहीं रहा है, विपक्ष के लोग चलने नहीं दे रहे, लेकिन देश के विकलांग लोगों के अधिकार का कानून ये समय की मांग के कारण सरकार लेकर के आई है। जीएसटी के विषय में भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम लोगों ने संविधान बनाया था तो हमको लगता था कि कुछ टैक्सेस जो हैं वो राज्य सरकार के द्वारा इकट्ठे करके राज्य सरकारें उसको संचालित करेंगी, कुछ केंद्र के द्वारा इकट्ठा किया जाए। भारत में जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हम करते हैं और जिस संघीय गणराज्य की बात हम करते हैं, ये पहली बार हुआ है कि हमारे देश के राज्यों ने अपने अधिकारों में कटौती करी
और कहा कि हम ये अपने अधिकार सीमित करते हैं, सारे राज्यों ने और भारत की केंद्र सरकार ने, उन्होंने भी अपने राज्यों में कटौती करी और उन्होंने कहा हम अपने अधिकार समाप्त करते हैं। और देश में एक ऐसा वातावरण बना कि अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो ये जो 29 बैरियर लगे हुए हैं, इन सारे बैरियर को तोड़ करके पूरा देश एक बाजार, एक देश के रूप में आए और देश की सभी राजनीतिक दलों ने एक साथ एक स्वर में आकर के इस नए कानून को पारित किया, जो दुनिया के बाकी देशों के लिए भी एक अचंभे का विषय है। इसका मतलब जनता के विषयों को हम किस प्रकार से विधायिका भी आत्मसात करती है। लेकिन यही दूसरा विषय, अगर आप जजेस अपॉइंटमेंट के विषय में अगर आप देखना चाहेंगे कि सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में आकर के आखिर हमारे देश में किस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, तो उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करने से पहले मुझे लगता है ये विषय पे विचार करना चाहिए कि आखिर देश की जनता की मांग क्या है, उनके मन में स्पष्टता कैसे है। इस देश के अपने संविधान की प्रस्तावना के जो 3 लक्ष्य हैं, इस देश की सरकार को चलाने के लिए 3 लक्ष्य है। देश में सामाजिक न्याय की स्थापना हो, देश में आर्थिक न्याय की स्थापना हो और देश में राजनीतिक न्याय की स्थापना हो। उसके लिए जैसे जैसे प्रोसीजरल तरीके में सुधार आएंगे, जैसे जैसे हम समय बढ़ेगा, ज्यादा अकाउंटेबल सरकार को हम बनाएंगे, उसके लिए हम कार्य कर सकें। और इसलिए मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में कई बार इस तनाव की स्थिति भी आती है कि हमें लगता है कि एक संस्थान दूसरे संस्थान से टकरा रहा है। कई बार आलोचना होती है तो हमें लगता है कि आलोचना करना मतलब बुराई है। ये सब चीजें बुराई नहीं होती। लोकतंत्र में लगातार चलते रहने के लिए आपस में विषय, विचार और तथ्यों पे आलोचना चलने का एक स्वाभाविक क्रम रहेगा। हम जैसे जैसे अपने देश को मजबूत करेंगे, जैसे जैसे हम न्याय की प्रक्रिया को आम लोगों तक पहुंचाएंगे, ज्यादा संवाद चाहिए, ज्यादा विषयों पे विचार चाहिए और अपने अधिकारों को लेकर सभी वर्गों के मन में एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि अल्टीमेटली अगर ये हमारे अधिकार हैं तो ये आम नागरिक तक कैसे पहुंचे। और इसलिए दुनिया का जो नया कंसेप्ट है, 1 पर्सन 1 वैल्यू, एक मनुष्य के रूप में कई अगर जीवन मिला है तो उसके लिए एक वैल्यू बेस्ड सोसाइटी कैसे बने, उसके जीवन के अनुकूल जो वैल्यू है वो हम कैसे अपने सिस्टम के माध्यम से दे पाए, उसको पूरा करना ही मेरे को लगता है सभी अंगों के बीच में संतुलन रहेगा। और पीआरएस जैसी संस्था इस पे ज्यादा अच्छा सोचकर आने वाले समय में कैसे हम नया विजन दे सकते हैं, ज्यादा अच्छा कंसेप्ट पेपर तैयार कर सकती है। मेरा समय पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।